हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने देखा कि भारत में उष्णकटिबंधीय मॉनसून जलवायु पाई जाती है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। और मॉनसून जलवायु की एक विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त होती है और सीजनल रिवर्सल होता है, ऋतुगत आधार पर मॉनसून पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। ये सब हमने कल की क्लास में देखा था। प्लस मॉनसून जो भारत में जलवायु पाई जाती है, इस जलवायु को बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, वो भी हम कल की क्लास में देख चुके हैं। तो बेसिकली कल जो हमने देखा फैक्टर्स, कारक, उसमें हमने देखा उच्चावत तथा स्थिति से संबंधित कुछ फैक्टर्स होते हैं कारक, रिलीफ और लोकेशन रिलेटेड फैक्टर्स, और दूसरे कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो वायु दाब और पवनों से संबंधित होते हैं, प्रेशर और विंड रिलेटेड फैक्टर्स। सबसे पहले उच्चावच और स्थिति से संबंधित जो कारक है उसमें आ जाता है अक्षांश, जल स्थल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, और उच्चावच। अक्षांश में आपने देखा कि भारत दो भागों में बटा हुआ है, कर्क रेखा दो भागों में बांटती है भारत को। उत्तरी भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, दक्षिणी भाग भारत का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल रीजन में, और ऊपर वाला टेम्परेट रीजन में। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हायर लैटिट्यूड्स में, वैसे वैसे तापांतर बढ़ता है। तो हमने देखा कि उत्तर भारत में तापांतर या टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है और दक्षिण भारत में टेम्परेचर वेरिएशन कम है। जल स्थल का वितरण, भारत का दक्षिणी भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, इसीलिए हमेशा प्रायद्वीपीय भारत और इंडियन ओशन के बीच में प्रेशर में डिफरेंस रहता है। और प्रेशर में ये जो डिफरेंस होता है, इस प्रेशर में डिफरेंस की वजह से मॉनसून विंड्स का क्या होता है, सीजनल रिवर्सल होता है। हमेशा जो है डायरेक्शन चेंज होती रहती है मॉनसून विंड्स की, ये हमने कल देखा था। फिर तट से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो भी क्षेत्र भारत का तट से बहुत ज्यादा दूर है, आंतरिक भाग में है, वहां पर तापमान और जलवायु की विषमता, इंटेंसिटी क्लाइमेट और टेम्परेचर की हमें ज्यादा देखने को मिलती है। कोस्टल रीजन पर इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता सीजनल बेसिस पर, ना गर्मियां ज्यादा गर्म होती है ना सर्दियां ज्यादा ठंडी होती है, जैसे कि मुंबई में होता है। और ये फिर तट से दूरी का प्रभाव है। समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान जो है वो धीरे धीरे कम होता है। जैसे उदाहरण में हमने देखा आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पे है, सेम लैटिट्यूड पे है, फिर भी आगरा का टेम्परेचर ज्यादा है और दार्जिलिंग का टेम्परेचर कम है, क्योंकि दार्जिलिंग ऊंचाई पर स्थित है। फिर है उच्चावच, रिलीफ फीचर्स तो बहुत बड़े लेवल पर क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, और उच्चावच का प्रभाव हमने पर्वतों के माध्यम से समझा था। हिमालय पर्वत जो ठंडी साइबेरिया के पवनों को रोकता है, अरावली प्लस हिमालय पर्वत जो है मानसून पवनों को भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। फिर हमने देखा अरावली पर्वत जो है उसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान जो शुष्क रह जाता है, क्योंकि अरब सागर की जो मानसून शाखा है, अरेबियन सी की जो ब्रांच है मानसून की, वो पैरेलल या समानांतर गुजर जाती है अरावली पर्वत के। और अरावली पर्वत जो पूर्व से आती है, ईस्ट से आती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, उसको रोकता है अरावली माउंटेन, इसीलिए ईस्टर्न राजस्थान में वर्षा होती है, रेनफॉल होती है। प्लस विंध्याचल और सतपुरा के बीच में रिफ्ट वैली है, उसकी वजह से सेंट्रल इंडिया तक मानसून विंड्स पहुंच पाती हैं। वेस्टर्न घाट जो है पश्चिमी घाट, उसका पश्चिमी भाग में बारिश अच्छी खासी होती है, जबकि पश्चिमी घाट के पीछे बन जाता है एक रेन शैडो रीजन, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये रिलीफ फीचर्स के काफी सारे प्रभाव हैं जो हमने देखे थे। फिर दाब और पवनों से संबंधित कारक में तीन प्रमुख कारकों को हमने डिस्कस किया। एक तो वायुमंडलीय दाब और धरातलीय पवनें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सरफेस विंड्स। इसमें हमने क्या देखा, दो तरह की सरफेस विंड्स इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करती है। गर्मियों में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। और प्रेशर कंडीशंस में इंडिया में गर्मियों पे रहता है लो प्रेशर और सर्दियों में रहता है हाई प्रेशर, ये तो जनरल बात हुई। पर अगर प्रेशर बेल्ट्स की बात करें तो इंडिया में गर्मियों में आ जाती है ITCZ जून जुलाई में, और सर्दियों में इंडिया के ऊपर होती है STHPB उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। जहां पर हाई प्रेशर बेल्ट होती है इंडिया पे, वहां वायुमंडलीय स्थायित्व हो जाता है। सर्दियों में एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारे इंडिया के ऊपर STHPB स्थित होती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। फिर अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपरी वायु परिसंचरण में दो तरह की जेट स्ट्रीम्स हैं जो भारत को प्रभावित करती है। एक तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जहां मावठ लेकर आती है सर्दियों के दौरान, वहीं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मानसून वर्षा को भारत में जो है वो और ज्यादा तीव्र करती है या इंटेंसिटी बढ़ाती है मानसून विंड्स की। चक्रवात में हमने देखा भारत मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित रहता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इंडिया। पर फिर भी इंडिया के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलावा
इंडिया को कुछ वेस्ट से आने वाली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी प्रभावित करती हैं। भूमध्य सागर से जो छोटे चक्रवात आते हैं उन्हीं के कारण सर्दियों में मावठ वर्षा प्राप्त होती है। तो ये सारे कारक हैं जो इंडिया को प्रभावित करते हैं, इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। फिर हमने देखा कि भारत की जलवायु जो है उसको दो तरह से, दो आधार पर देखा जा सकता है। एक तो ऋतुवत जलवायु परिस्थितियां, सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस, और दूसरा जलवायु प्रदेश या क्लाइमेटिक रीजन्स के आधार पर भी हम इंडिया के क्लाइमेट को देख सकते हैं। अब जो ऋतुवत जलवायु परिस्थितियां हैं, सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस, इसमें हमने देखा कि इंडिया का जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने 4 प्रमुख ऋतुएं भारत में बताई है। एक तो बताई है शीत ऋतु, विंटर सीजन, जो दिसंबर से फरवरी होता है। फिर है ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, जो मार्च अप्रैल और मई के दौरान होता है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु, जो वर्षा ऋतु भी कहलाती है, और वो होती है जून जुलाई अगस्त के दौरान। और फिर होती है निवर्तन की ऋतु, मतलब रिट्रीटिंग मानसून सीजन, जो होता है मुख्यतः सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के टाइम पर। ये 4 सीजन्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। और मैंने क्या बताया था कि हम सबसे पहले सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखेंगे। तो एक एक करके हम ऋतुओं में जो बनती हैं सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस उनको देखेंगे। उसमें हम 4 जलवायु के तत्व देखेंगे, तापमान, दाब, पवने और वर्षा। हर सीजन के इन 4 एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो सीजन हम देखेंगे वो है विंटर सीजन, शीत ऋतु की जलवायु परिस्थितियां। अब आपको पता है कि भारत में शीत ऋतु की जलवायु परिस्थितियां, शीत ऋतु बनती कब से? तो देखिए, नवंबर मध्य से, मिड नवंबर से ही बनना शुरू हो जाती है शीत ऋतु की स्थिति। और प्रॉपर जो विंटर सीजन है वो हमें दिसंबर से फरवरी के बीच में देखने को मिलता है। भारत में शीत ऋतु इसलिए बनती है क्योंकि जो मकर रेखा है उस पर चला जाता है ITCZ, मतलब सूर्य मकर रेखा की तरफ या दक्षिणी गोलार्ध में चले जाता है। इसीलिए इंडिया की तरफ जो सूर्य की किरणें आ रही है वो काफी तिरछी हो जाती है, और इन तिरछी सौर विकिरणों के कारण भारत में कम तापमान पाया जाता है इस सीजन में, सर्दियों के टाइम पर, दिसंबर के आसपास। तो शीत ऋतु के बनने का कारण क्या है? ITCZ का दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाना। ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में भारत से हटकर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाता है, और इस वजह से भारत में ठंड पड़ती है। और इस सीजन में जो ठंड पड़ती है, तापमान जो रिड्यूस हो जाता है, उसी को हम शीत ऋतु कह रहे हैं। टेम्परेचर काफी कम होता है। जब किसी स्थान का तापमान कम होता है तो तापमान कम होने पर क्या बढ़ जाता है? दाब बढ़ जाता है, दाब या प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इंडिया में इस समय टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर जो है टेम्परेचर जो है वो लो होता है, तापमान कम होता है और दाब उच्च होता है। हाई प्रेशर कंडीशंस इंडिया पे पाई जाती है। और जब इस समय इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर होता है तब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आसपास जो है ओशनिक रीजन, उसमें लो प्रेशर होता है और इंडिया पे हाई प्रेशर होता है। इसीलिए भारत के हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से इंडियन ओशन के लो प्रेशर वाले क्षेत्र की तरफ पवनें चलती हैं, और इन पवनों की डायरेक्शन क्या होती है? उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट। तो शीत ऋतु के दौरान भारत में चलती हैं उत्तर पूर्वी मॉनसून पवनें, और ये उत्तर पूर्वी पवनें शुष्क होती हैं। नॉर्थ ईस्ट ड्राई विंड्स चलती हैं इंडिया में, और इन शुष्क पवनों के कारण सामान्यतः भारत में विंटर सीजन में जनरली रेनफॉल नहीं होती है। मावठ अलग चीज है, कोरोमंडल तट में जो हो रहा है वो अलग चीज है, बट सामान्यतः वर्षा प्राप्त नहीं होती। सबसे ठंडा महीना इस विंटर सीजन में अगर हम देखें शीत ऋतु में, तो जनवरी का महीना जो है वो सबसे ठंडा होता है। प्लस सबसे ठंडे क्षेत्र की अगर बात करें तो लद्दाख में द्रास नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख में द्रास घाटी वाला क्षेत्र, द्रास वैली, इस द्रास वैली वाले रीजन में बहुत कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे कम तापमान द्रास घाटी में, सबसे कम तापमान वाला महीना जनवरी। तो ये शीत ऋतु में इस तरह की परिस्थिति देखने को मिलती है। शॉर्ट में अगर 2 नंबर में लिखना हो आपको तो आप इसे लिख सकते हैं कि शीत ऋतु भारत में दिसंबर से लगभग फरवरी में के बीच पाई जाती है। इस ऋतु के दौरान भारत में कम तापमान, उच्च दाब, शुष्क उत्तर पूर्वी मानसून पवनें तथा स्वच्छ आकाश पाया जाता है। स्वच्छ आकाश का मतलब बादल नहीं है, क्लियर स्काई, ये पाया जाता है भारत में। तो ये कंडीशंस है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है विंटर सीजन का। इसके बाद हम टेम्परेचर को अलग से देखेंगे, प्रेशर को अलग देखेंगे, सबको अलग अलग एक एक करके देखेंगे।
तो देखिए ITCZ दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है और मिड नवंबर से विंटर सीजन या शीत ऋतु शुरू होती है। दिसंबर से फरवरी के बीच में रहता है शीत ऋतु की स्थिति। सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। सबसे कम तापमान द्रास घाटी लद्दाख की जो है उसमें पाया जाता है। कम तापमान, उच्च दाब और शुष्क उत्तर पूर्वी मानसून पवने और स्वच्छ आकाश, ये की पॉइंट्स हैं इस सीजन के। अब सबसे पहले इस सीजन के टेम्परेचर को हम देखेंगे, तापमान परिस्थितियों को। तो देखिए तापमान परिस्थितियां जो है, अब क्योंकि शीत ऋतु है तो ऑब्वियसली तापमान कम पाया जाता है। इस ऋतु में तापमान कम है। तापमान को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको कहते हैं समताप रेखाएं। तो भारत के मैप के ऊपर कुछ समताप रेखाएं या आइसोथर्म लाइंस बनाई जाती हैं और उन आइसोथर्म लाइंस के माध्यम से बताया जाता है कि इंडिया में टेम्परेचर कैसा है। कुल मिलाकर भारत में अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के टेम्परेचर कंडीशंस को देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में यहाँ पर लगभग भारत के मध्य भाग से 20 डिग्री सेल्सियस की एक समताप रेखा जाती है, आइसोथर्म लाइन। इस 20 डिग्री समताप रेखा से ये पता चलता है कि भारत का जो उत्तरी भाग है नॉर्थ इंडिया में 20 डिग्री से कम तापमान पाया जाता है और साउथ इंडिया में 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पाया जाता है, अधिक तापमान। और नॉर्थ इंडिया में 20 डिग्री से कम और साउथ इंडिया में 20 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है? तो उत्तर भारत में कम तापमान पाया जाता है क्योंकि आपको याद होगा तट से जितना दूर होगा कोई भी स्थान, वहां पर ग्रीष्म और शीत ऋतु में बहुत ज्यादा इंटेंस टेम्परेचर कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी। ज्यादा गर्मी भी पड़ेगी, ज्यादा सर्दी भी पड़ेगी। तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ठंड पड़ने का कारण क्या है? नॉर्थ इंडिया ज्यादा कोल्ड होता है, उसके रीजंस, कारण। उत्तर भारत के ठंडे होने के पीछे सबसे पहला कारण है महाद्वीपीय प्रभाव। महाद्वीपीय प्रभाव या कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट हमने कल की क्लास में समझा था। तट से जितना दूर होता है कोई भाग, आंतरिक भाग में, इंटरनल पार्ट में जो लैंडमास होता है उस पर कॉन्टिनेंट का या लैंडमास का इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि वो वाटर के इफेक्ट में, जल के प्रभाव से बहुत ज्यादा दूर होता है। तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो तट से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए महाद्वीपीय प्रभाव वहां देखने को मिलता है। महाद्वीपीय प्रभाव का मतलब है ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ, शीत ऋतु में ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ती है क्योंकि स्थलीय भाग जल्दी से गर्म भी हो जाता है बहुत ज्यादा और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। इसीलिए महाद्वीपीय प्रभाव के कारण उत्तर भारत ज्यादा ठंडा है। दूसरा कारण है कि सर्दियों में हिमालय पर्वत वाला जो क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र, वहां बर्फबारी होती है। और ये बर्फबारी किस वजह से होती है? क्योंकि वो जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो पश्चिमी विक्षोभ को लेकर आती है। पछुआ जेट स्ट्रीम जो हायर एटमॉस्फेयर में चलती है वो भूमध्य सागर से कुछ अपने साथ छोटे चक्रवात लाती है। उन छोटे चक्रवातों की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में तो वर्षा होती है, पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्या होती है? बर्फबारी, स्नोफॉल होता है। और हिमालय पर्वत में जब बर्फबारी होती है उसकी वजह से उत्तर भारत में चलती है शीत लहरें, कोल्ड वेव्स जिनको कहते हैं। और इन शीत लहरों के कारण उत्तर भारत में बहुत ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ जाती है, तापमान काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो दूसरा रीजन जो है उत्तर भारत में तापमान कम होने का वो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली बर्फबारी। तीसरा कारण क्या है उत्तर भारत में कम तापमान का? तो आपको पता है इंडिया के उत्तर पश्चिमी भाग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के भी उत्तर में चले जाएं तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, वो जो सेंट्रल इंडिया की कंट्रीज हैं वो हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देश हैं। तो ये देश जो है ये काफी सेंट्रल पार्ट में है, बिल्कुल एशिया के मध्य भाग में है। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और महाद्वीपीय प्रभाव के कारण कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये एरिया बहुत बहुत ज्यादा ठंडा होता है सर्दियों में, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस हाई प्रेशर बनता है। और उस हाई प्रेशर से इंडिया की तरफ पवनें चलती हैं, विंड्स चलती हैं, और वो पवनें आती हैं कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान, उससे होते हुए फिर इंडिया की तरफ आती हैं।
तो कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान वाले सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से जो ठंडी पवनें आती हैं वो भारत में एंटर करती हैं पश्चिमी भाग से। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला क्षेत्र, वहां से इंडिया में एंटर करती हैं। और ये ठंडी पवनें जब इंडिया में प्रवेश करती हैं तो ये शीत ऋतु की तीव्रता को बढ़ा देती हैं, ठंड को बढ़ा देती हैं। तो तीसरा कारण उत्तर भारत के ठंडे होने का ये है कि तुर्कमेनिस्तान तथा कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी पवनें, कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी पवनें ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश करती हैं, पवनें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इसीलिए इंडिया का उत्तर पश्चिमी भाग बहुत ठंडा हो जाता है। तो एक तो हिमालय की शीतलहरें और एक सेंट्रल एशिया की, मध्यवर्ती एशिया की तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर वाली ठंडी पवनें भी यहाँ के तापमान को काफी कम कर देती हैं। अब जो मैंने आपको बताया वही वो तुर्कमेनिस्तान वगैरह मैं आपको समझा देती हूँ मैप के थ्रू। तो देखिए ये एशिया का मैप अगर देखें तो ये फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पर्शिया, ये इंडिया यहाँ पर, और यहाँ ऊपर की तरफ वो पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर, यहाँ एक ब्लैक सी है, काला सागर, उसके थोड़ा आगे यहाँ पर ये कैस्पियन सागर है, और फिर यहाँ पर कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, और ये यहाँ इंडिया है। ये इंडिया वाला पार्ट है। सही नहीं बना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये कैस्पियन सागर है और यहाँ तुर्कमेनिस्तान है। तो तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर वाले क्षेत्र से यहाँ से ठंडी पवनें चलती है, क्योंकि यहाँ बहुत इंटेंस हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ से विंड्स चलती हैं और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एंटर करती हैं। इन ठंडी पवनों की वजह से पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और नदर्न इंडिया जो है, उत्तरी भारत, वो काफी ठंडा हो जाता है। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु में ठंड ज्यादा पड़ने के ये 3 कारण हैं। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में ठंड कम क्यों पड़ती है, या 20 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हमें क्यों देखने को मिलता है, और उसका कारण है साउथ इंडिया में तापमान थोड़ा अधिक देखने को मिलता है उत्तर भारत की तुलना में। अधिक होने के पीछे कारण क्या है? तो एक कारण तो है ये महासागरीय प्रभाव में है। महासागरीय प्रभाव मतलब यहाँ पर जल का समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्योंकि पानी के संपर्क में होने के कारण ना ये ज्यादा ठंडा होता है साउथ इंडिया, ना ही ये ज्यादा गर्म होता है। समकारी जलवायु या मॉडरेट क्लाइमेट है वाटर के इफेक्ट के कारण। दूसरा जो कारण है साउथ इंडिया में कम तापमान का, तो अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो दक्षिण भारत जो है वो विषुवत रेखा के इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ये 0 डिग्री है, तो साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है इंडिया का, ये इक्वेटर के विषुवत रेखा के ज्यादा पास है, और इक्वेटर के पास होगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा ही। तो विषुवत रेखा के नजदीक स्थित है, रेखा के पास है दक्षिण भारत, इसीलिए दक्षिण भारत तो थोड़ा सा ज्यादा तापमान पाया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और उत्तर भारत में 20 डिग्री सेल्सियस से कम। तो ये तो एक कॉमन डिस्क्रिप्शन हुआ भारत के तापमान परिस्थितियों का शीत ऋतु की। पर शीत ऋतु की तापमान परिस्थितियों को समताप रेखाओं के माध्यम से, आइसोथर्म लाइंस के थ्रू आपको मैप पे भी रिप्रेजेंट करना होता है, मैप पे भी बनाना होता है। तो अब आइसोथर्म लाइंस जो हैं उनको हम मैप के ऊपर देखेंगे। तो अब देखिए समताप रेखाओं का मैप देखते हैं। समताप रेखाओं का जब हम मैप देखते हैं तो कुछ बेसिक आइसोथर्म लाइंस हैं जिनको आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको ड्रॉ करना है, और वो मैप में लाइंस जो हैं आपको याद ही करनी पड़ेगी। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया कि 20 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा है 20 डिग्री सेल्सियस की, वो लगभग भारत को मध्य भाग से काटती है या मध्य भाग से गुजरती है। तो ये है 20 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म लाइन। और उसके अलावा साउथ इंडिया में अगर देखें 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पाया जाता है जनरली। ये यहाँ पर ये जो लाइन है ये 25 डिग्री सेल्सियस की है, 25 डिग्री सेल्सियस। और इसमें बीच बीच में छोटे छोटे अन्य लाइनें भी बनी हुई है, जैसे ये छोटी सी 20 डिग्री की, जो ऊंचे क्षेत्र हैं भारत के यहाँ पर पश्चिमी घाट के, वहां पर थोड़ा बहुत 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है, पर बाकी यहाँ पर साउथ इंडिया में 25 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है।
अभी मैं आपको सिंपल वर्जन भी बताऊंगी मैप का, ये थोड़ा एनसीईआरटी का वर्जन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको। ये जो लाइन है समताप रेखा, भारत में तो यहीं तक है, फिर नेपाल में चले जाती है और नेपाल से फिर होते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों तक। ये 15 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है, आइसोथर्म लाइन है। फिर एक आइसोथर्म लाइन यहाँ पर है जो समताप रेखा, इंडिया में तो बेसिकली यहीं तक है, आगे फिर नेपाल में चले जाती है, ये 10 डिग्री सेल्सियस की है। और ये 10 डिग्री सेल्सियस की नेपाल से होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बस अरुणाचल प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट से ही गुजरती है, ये 10 डिग्री सेल्सियस की है। फिर यहाँ उत्तर पूर्वी भारत में 15 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा आइसोथर्म लाइन भी आपको दिखेगी। और यहाँ मेघालय के कुछ क्षेत्र जो हैं यहाँ पर भी 15 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म लाइन है। ये तो एनसीईआरटी में जो मैप दिया हुआ है वो है। अब आपको मैप इजी जो ड्रॉ करना है एग्जाम में वो मैं अभी बताती हूँ। ये एनसीईआरटी में पहले है, कहाँ पर, कौन सी बुक में है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो किताब है, सीबीएसई वाला जो एनसीईआरटी है, उसमें ये जो क्लाइमेट का चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी में, भारत का भूगोल जो है उसमें शायद चैप्टर 4 से है। अब जो आपको लर्न करना है एग्जाम के लिए, इतना टिपिकल भले ही आपको याद हो ना हो, सिंपल सा मैप आपको याद करना है जिसमें आपको 20 डिग्री सेल्सियस तो बिल्कुल बीच में बनानी है इंडिया के, ये इस तरह से, ये 20 डिग्री सेल्सियस की लाइन बनानी है। फिर यहाँ साउथ इंडिया में आपको एक 25 डिग्री सेल्सियस की, 25 डिग्री सेल्सियस की बनानी है। फिर यहाँ पर आपको ये बनानी है 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ये 10 डिग्री सेल्सियस की लाइन, तो 15 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस, और इस तरफ एक लाइन 15 डिग्री सेल्सियस की। तो ये सिंपल सा मैप इस तरह का तो आप याद कर ही सकते हैं, भले ही वो टिपिकल मैप आपसे याद नहीं भी होता, तो ये वाला मैप तो आपको याद करना ही है। ये 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 15, और ये 20, और ये 25। इनका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस की जो लाइन है, इसके और 25 डिग्री सेल्सियस की लाइन के बीच में जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, 20 से 25 के बीच में। और 25 के आगे जो इंडिया का पार्ट है वहां 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है। और उसके बाद 15 और 10 के बीच में टेम्परेचर है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो 10 के ऊपर जो है पार्ट इंडिया का, वहां 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है। और यहाँ उत्तर पूर्वी भारत जो है वहां 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है। और गंगा के जो मैदान है, ये वाला पूरा एरिया, इस पूरे भाग में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो ये आइसोथर्म लाइंस आपको याद करनी है। अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी, खुद ड्रॉ करेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी जो मैंने ये 20-25 बताया उसको एक मैप के थ्रू और देखते हैं। ये वाली जो लाइंस हैं, ये आपको एग्जैक्ट ये वाला मैप आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, क्योंकि इतना तो सभी याद कर सकते हैं आसानी से। और इस मैप में जो दिया हुआ है, ये देखिए 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा भारत को बीच में से काटती है। और 20 से 25 डिग्री की जो आइसोथर्म लाइन है उसके बीच में जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है। और 25 डिग्री के आगे जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है वहां 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है। 20 डिग्री के ऊपर वाला जो गंगा का मैदान और वो एरिया है वहां 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और यहाँ 10 से 15 डिग्री की लाइन जो है उसके बीच में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसके उत्तर में बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है यहाँ पर बिलो या फिर यहाँ पर लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्योंकि ये 15 डिग्री की समताप रेखा है। तो ये टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं भारत में शीत ऋतु के दौरान, विंटर सीजन के टाइम पर। तो विंटर सीजन में टेम्परेचर कैसा होता है? काफी कम होता है। उत्तर भारत ज्यादा ठंडा होता है, दक्षिण भारत तुलनात्मक रूप से कम ठंडा होता है, कंपैरेटिवली कम कोल्ड होता है। तो ये टेम्परेचर कंडीशंस है। अब देखिए तापमान परिस्थितियां हमने देख ली है। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की दाब परिस्थितियों की। विंटर कंडीशंस में जो प्रेशर होती है विंटर में प्रेशर कंडीशंस, तो आपको पता है जब तापमान टेम्परेचर कम है तो तापमान कम होने पर दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इंडिया में विंटर सीजन में जनरली हाई प्रेशर देखने को मिलता है, उच्च दाब। प्लस आपको ये भी याद होगा कि हमने मॉनसून चैप्टर किया था, उसमें हमने देखा कि इंडिया में शीत ऋतु के दौरान STHP भी आकर स्थापित हो जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी।
तो शीत ऋतु में भारत पर उच्च दाब परिस्थितियां होती हैं तापमान के कारण, तथा भारत पर एक उच्च दाब पेटी आकर स्थापित होती है और उस उच्च दाब पेटी का नाम है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। और ये उच्च दाब पेटी और नॉर्मल जो पूरे इंडिया पर हाई प्रेशर होता है उसकी वजह से भारत में सभी स्थानों पर जनरली क्या हो रहा होता है, वायु का अवतलन, डिसेंडिंग ऑफ एयर, वायु का अवतलन हो रहा होता है इंडिया में। डिसेंडिंग कब होती है, जब हाई प्रेशर कंडीशंस होती है, तब डिसेंडिंग ऑफ एयर होती है। जहां पर भी वायु का अवतलन होता है, नीचे उतरने वाली वायु सामान्यतः वर्षा नहीं करती है क्योंकि बादल नहीं बनाती। बादल वो वायु बनाती है जो मॉइस्चर लेके, जलवाष्प लेके ऊपर जाती है, पर यहाँ पर वायु नीचे उतर रही है, इसीलिए ये वायु जो है ये बादल नहीं बनाएगी, वर्षा नहीं करेगी। इसीलिए वायु के अवतलन के कारण भारत में वर्षा आदि नहीं होती है सामान्यतः, और भारत में वायुमंडलीय स्थायित्व की स्थिति होती है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा शीत ऋतु में, विंटर सीजन में, चाहे आप 2 बजे घर से निकले, 3 बजे निकले, 12 बजे निकले, कोई धूल भरी आंधियां नहीं चल रही होती, बिल्कुल शांत मौसम परिस्थितियां होती है। तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पाई जाती है विंटर सीजन के टाइम पर। अब ये जो हाई प्रेशर कंडीशंस हैं शीत ऋतु में, उनको हम दर्शाते हैं समदाब रेखा से मैप के ऊपर। आइसोबार लाइंस जो हैं उनके थ्रू इनको मैप पे दर्शाया जाता है प्रेशर कंडीशंस को। और आपको याद होगा प्रेशर हम किस में बताते हैं, मिलीबार में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमबी। तो इंडिया में कितने मिलीबार प्रेशर कंडीशंस होती हैं ये देखते हैं मैप पे। तो देखिए भारत में लगभग जो दाब परिस्थितियां हैं आपको 1013 एमबी से 1019 एमबी के बीच में मिलेगी, 1013 से 1019 के बीच में। ज्यादा इंटेंस हाई प्रेशर होता है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत ज्यादा ठंडा है दक्षिण भारत से, इसीलिए उत्तर भारत में ज्यादा उच्च दाब परिस्थितियां हैं। और अब यहाँ इस मैप में हम आइसोबार लाइंस को लोकेट करते हैं। ये है 1019 एमबी की समदाब रेखा, 1019 एमबी की आइसोबार लाइन। फिर ये जो है यहाँ पे ऊपर से आ रही है, ये है 1018 एमबी की समदाब रेखा, 1018 एमबी। ये पूरी की पूरी, ये डार्क कर रही हूं मैं, ये 2-3 लाइनें नहीं है, सिंगल लाइन है। ये 1018 एमबी, 1018, ये 1019। उसके बाद 1017 एमबी की 1017 एमबी। उसके बाद जो आइसोबार लाइंस हैं 1016, 1015, 1014 और लास्ट 1013। तो इस तरह से उच्च दाब से निम्न दाब की स्थिति देखने को मिलती है। हाई प्रेशर है, बहुत इंटेंस हाई प्रेशर है नॉर्थ इंडिया में। जैसे जैसे साउथ इंडिया में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि साउथ इंडिया में तापमान जो है वो थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। तो ये है 1016 एमबी की लाइन, यहाँ पर ये 1015 एमबी की लाइन, ये 14 की और ये 13 की। अब ये सिंप्लीफाइड वे में जब आपको मैप में बनानी हो तो बहुत सिंपल सा आप ड्रॉ कर सकते हैं इनको, और आपको ड्रॉ करना भी है, सब लोग नोट्स में बनाइएगा ताकि आपको याद भी हो। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये 1019 एमबी की है, 1019 एमबी की। उसके बाद ये वाली जो लाइन है यहाँ से, ये 1019 के बाद 1018, 18 के बाद आपको 17 और 16 दो लाइंस आप इधर से निकाल सकते हैं कच्चे प्रायद्वीप से, 15, 14, 13, इस तरह से आपको रैंडम लाइंस खींच देनी। कोई ऐसे आपको एग्जैक्ट ध्यान भी नहीं है स्थान तो भी कोई बात नहीं, पर आपको 1019, 1018, उसके बाद 17, 16, 15, 14, 13 ये साउथ इंडिया में बनानी। तो ये आइसोबार लाइंस इस तरह से सिंपली बन सकती हैं इंडिया में। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, उत्तर पूर्वी भारत की, तो वहां की आइसोबार लाइंस यदि आप देखें तो ये जो 1017 वाली है यही आगे एक्सटेंड होती है और मिजोरम से गुजरती है, और यहाँ 1018 की एक लाइन है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में 18 और 17 की लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। जिनसे एग्जैक्ट मैप ड्रॉ होता है, जो याद कर सकते हैं वो ये बनाए, नहीं तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन ये वाला बनाया जा सकता है। अब हाई प्रेशर कंडीशंस जो है 13 से 19 एमबी के बीच में इंटेंस हाई प्रेशर है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उत्तर पश्चिमी भारत में, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान भी बहुत कम है, और तापमान कम होने के पीछे कारण हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तापमान कम,
और उच्च दाब जहां होगा वहां वायुमंडलीय स्थायित्व भी होगा, तो आप एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वाला पॉइंट भी इसमें डाल सकते हैं। उच्च दाब के कारण वायुमंडलीय स्थायित्व है भारत में। अब हम दाब परिस्थितियां देख चुके हैं, अब हम पवनों की बात करते हैं। अगर भारत में पवनों की बात करें जो शीत ऋतु में चलती हैं, हमेशा विंड्स चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। नॉर्थ इंडिया में हाई प्रेशर है, साउथ इंडिया में लो प्रेशर है और इंडियन ओशन में लो प्रेशर है। तो स्थल से जल की तरफ पवनें चलती हैं जिनकी सामान्य दिशा, नॉर्मल जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। तो भारत में जो पवनें चलती हैं वो मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं शीत ऋतु के समय, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से चल रही हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून पवनें स्थल से जल की तरफ चल रही हैं, इसलिए ये सामान्यतः क्या होती हैं, शुष्क होती हैं, क्योंकि स्थल पे तो इनको कोई नमी नहीं मिलेगी, इसीलिए ड्राई होती है विंड्स। वेस्टर्न इंडिया को अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर विंड्स की डायरेक्शन थोड़ी सी अलग आपको दिख रही है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हाई प्रेशर बना हुआ है पूरे वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में। क्योंकि आपको याद होगा अभी अभी हमने आइसोबार लाइन देखी, इधर पश्चिमी भारत में 1019 और 1018 MB की समदाब रेखाओं की रेखाएं थी, लाइंस थी। तो यहाँ हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से फिर वो आगे लो प्रेशर की तरफ विंड्स बढ़ती है और एंड में फाइनली विंड्स की जो डायरेक्शन हो जाती है वो उत्तर पूर्वी ही होती है। तो संपूर्ण भारत की औसत स्तर पे एवरेज बेसिस पर जब विंड्स की बात करते हैं तो भारत में प्रभाव रहता है उत्तर पूर्वी मानसून पवनों का। और क्योंकि ये स्थल से जल की तरफ चलती हैं इसलिए ये सामान्यतः शुष्क होती हैं और भारत में वर्षा नहीं कर पाती। तो अब हम वर्षा जो होती है उसके बारे में देखेंगे। शीत ऋतु में वर्षा वैसे सामान्यतः नहीं होती है भारत में, पर कुछ एक क्षेत्रों में अपवाद स्वरूप एज एन एक्सेप्शन थोड़े बहुत रीजन है इंडिया के जहां थोड़ी बारिश होती है। अब कौन से क्षेत्रों में होती है तो वो देखिए, मेनली पछुआ जेट स्ट्रीम जब आती हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो उन जेट स्ट्रीम्स के साथ आ जाते हैं भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कुछ चक्रवात। और ये छोटे चक्रवात आते कहाँ से, भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से। तो पछुआ जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से चक्रवात ले आती है भारत की तरफ, इसीलिए उत्तर पश्चिमी भारत में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। और हिमाचल प्रदेश में अक्सर ये जो वर्षा है ये बर्फबारी के रूप में होती है, स्नोफॉल के रूप में। तो एक तो थोड़ी बारिश यहाँ पे होती है, दूसरा थोड़ी बारिश हमें देखने को मिलती है कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र में, कोरोमंडल कोस्टल रीजन में। और कोरोमंडल तट पे इसलिए होती है क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून पवनें थोड़ा सा जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं बंगाल की खाड़ी से और यहाँ बारिश करती हैं। थोड़ी सी वर्षा आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी शीत ऋतु में देखने को मिलती है। अब वो क्यों होती है, क्या है, उसको अभी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल किस तरह का रहता है इंडिया में विंटर सीजन के टाइम पर। तो देखिए जो वितरण है इसका वर्षा का वो कुछ इस प्रकार रहता है। सबसे ज्यादा वर्षा होती है कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र में, ये कोरोमंडल कोस्ट वाला जो रीजन है यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद बारिश कितनी होती है, 12.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होती है वर्षा, 12.5 से ज्यादा। बाकी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 2.5 से 12.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो उसमें सम्मिलित है कोरोमंडल के पास वाला, आसपास वाला कुछ क्षेत्र, और उसके अलावा यहाँ अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट, और ये उत्तर पश्चिमी भारत, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मेनली सम्मिलित हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, थोड़ा उत्तराखंड वाला पार्ट, दिल्ली वाला पार्ट, ये सारा जो पार्ट है ये इसमें सम्मिलित है। और यहाँ कोरोमंडल कोस्ट वाला जो एरिया है इसमें सम्मिलित है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक का थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी भाग और केरल का भी थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी भाग। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, बाकी अरुणाचल प्रदेश में हो ही रही है। और बाकी जितना भी इंडिया का व्हाइट कलर का जो रीजन दिख रहा है उसमें 2.5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, बहुत रेयरली थोड़ी सी ही वर्षा हो पाती है सर्दियों में। इस पूरे एरिया में 2.5 सेंटीमीटर से कम बारिश है बाकी पूरे एरिया में इंडिया में। तो ये वर्षा का वितरण रहता है। अब वर्षा भारत में क्यों हो रही है और इन स्थानों पर पर्टिकुलर किस किस कारण से हो रही है उसको देखते हैं। तो भारत में वर्षा अपवाद स्वरूप सबसे पहले तो उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और उत्तर पश्चिमी भारत में मावट वर्षा होती है, उस वर्षा को मावट कहते हैं। और ये मावट वर्षा का कारण क्या है, ये हो रही है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
डिस्टर्बेंस। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर कौन आया है? ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम लेकर आई, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण कुछ चक्रवाती गतिविधियां होती है उत्तर पश्चिमी भारत में, जिससे मावठ वर्षा प्राप्त होती है। यही मावठ वर्षा जो है ये बर्फबारी के रूप में या स्नोफॉल के रूप में प्राप्त होती है। कहाँ? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। और इसी स्नोफॉल के कारण भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वहां चलती है शीत लहरें सर्दियों के दौरान। और इसी वजह से शीत लहरों के कारण तापमान कम हो जाता है उत्तर पश्चिमी भारत का। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में होने वाली बर्फबारी के कारण शीत लहरें चलना शुरू हुई, ये न्यूज में अक्सर आता है। इन शीत लहरों को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वेव्स। ये कम कर देती है तापमान उत्तरी भारत का। और ये उत्तर पश्चिमी भारत की वर्षा अभी मैंने बताया किन किन राज्यों में होती है, वही नॉर्थ वेस्टर्न वाले कंट्रीज स्टेट्स में। अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ी बहुत वर्षा होती है। अब वहां अरुणाचल प्रदेश में वर्षा का क्या कारण है? तो देखिए, ऐसा माना जाता है, वैसे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, लोकल कन्वेक्शन या स्थानीय रीजन कारण भी हो सकता है, पर कुछ एक जगह ये भी कारण बताया जाता है कि यहाँ हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे ये है ग्रेट हिमालय, वृहत हिमालय, उसके बाद आ जाता है मध्य हिमालय। तो ये जो हिमालय की समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, पैरेलल रेंजेस हैं, इन्हीं में जो मावठ के दौरान ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो कुछ बारिश आ रही है या कुछ आंधी तूफान आ रहा है, वही कुछ मात्रा में यहाँ से ही कुछ पवने जाती हैं जो थोड़ी आर्द्रता लेकर जाती है। और यहाँ पर आगे चलकर हिमालय पर्वत में अक्षांगीय मोड़ है, सिंटेक्सियल बैंड। तो इस अक्षांगीय मोड़ वाले क्षेत्र में, सिंटेक्सियल बैंड वाले रीजन में आकर टकराती हैं ये विंड्स और फिर थोड़ी बहुत वर्षा करती हैं, रेनफॉल करती हैं इस अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। तो ये रीजन माना जाता है। पर अरुणाचल प्रदेश का कहीं पे भी आपको स्पेसिफिक रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो ये प्रमुख कारण है जिसमें समानांतर श्रेणियों के साथ आर्द्र पवने जाती हैं और अंत में जाकर अरुणाचल प्रदेश में वर्षा करती है, रेनफॉल करती है। पर सिर्फ आपको लिखना है कि अरुणाचल प्रदेश में वर्षा होती है। उसके बाद तीसरा जो स्थान है वो है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। और कोरोमंडल तट पे जो वर्षा हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि जब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स चलती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून पवने, तो वैसे तो सारी मानसून पवने ज्यादातर आपको स्थल से जल की तरफ दिख रही हैं, इसलिए ड्राई होती है मोस्टली। पर कुछ एक मानसून विंड्स की एक ब्रांच होती है जो बंगाल की खाड़ी से गुजरती है, बे ऑफ बंगाल से, और बंगाल की खाड़ी से गुजर के और कोरोमंडल तट से टकराती है। और ये जो बंगाल की खाड़ी से गुजरती है उत्तर पूर्वी मानसून पवनों की शाखा, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ये एक जलवाष्प ग्रहण करती है, वाटर वेपर लेती है, कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से, और फिर यहाँ आकर कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। तो इसीलिए कोरोमंडल तट एक ऐसा तट है जहां पर उत्तर पूर्वी मानसून पवनों से वर्षा होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से रेनफॉल, विंड्स से रेनफॉल। तो ये यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून पवनों से वर्षा प्राप्त हो रही है। तो ये कुछ एक स्थान है जहां इंडिया में बारिश हो जाती है सर्दियों के समय, अन्यथा वर्षा भारत में नहीं होती है। ये वर्षा से संबंधित एक प्रश्न बना था आई थिंक 2018 में, नहीं 16 में, 16 के मेंस में आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि शीत ऋतु के दौरान भारत में किन स्थानों में वर्षा होती है। 5 नंबर में शायद ये था क्वेश्चन, और उसमें मैप बना के तीनों स्थानों के नाम लिखने थे, अरुणाचल प्रदेश, कोरोमंडल तट और उत्तर पश्चिमी भारत। तो ये इसके साथ ही हमने शीत ऋतु की चारों जो जलवायु के तत्व हैं उनको डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए कि शीत ऋतु में किस तरह की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है, तो सिंपल सा आप आंसर लिखेंगे, शीत ऋतु में कम तापमान, उच्च दाब, शुष्क उत्तर पूर्वी मानसून पवने तथा स्वच्छ आकाश पाया जाता है तथा वायुमंडलीय स्थायित्व की स्थिति देखने को मिलती है। ये आप 2 नंबर में लिख सकते हो। इंग्लिश में अगर बात करें तो ड्यूरिंग विंटर सीजन लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ड्राई नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स एंड क्लियर स्काई इज फाउंड एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इज फाउंड। सो ये आप शॉर्ट में लिखेंगे। अगर आपके लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग आंसर में प्रश्न बनने पर आपको
तापमान, दाब, सबके बारे में लिखना है। तो बेसिकली शुरू में तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि शीत ऋतु जो है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में होती है, ITCZ की शिफ्टिंग की वजह से बनती है वो सब। फिर एक पैराग्राफ आपका तापमान का होगा, एक पैराग्राफ आपका प्रेशर का, दाब का होगा, एक आपका होगा पवनों का, विंड्स का, एक आपका होगा रेनफॉल का, वर्षा का। तो जब आप तापमान का बताएंगे तो आप समताप रेखा का मैप बनाएंगे यहाँ पर, और समताप रेखाएं ड्रॉ करेंगे, आइसोथर्म लाइंस ड्रॉ करेंगे, और नॉर्थ इंडिया में क्यों ज्यादा ठंड पड़ती है उसके बारे में लिखेंगे। दाब के बारे में जब पूछा जाए तो आप दाब की समदाब रेखाएं बनाएंगे, आइसोबार लाइंस। विंड्स जब पूछी जाए तो विंड्स में विंड्स लिखनी होगी, इसमें विंड्स में फिर आप विंड्स बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। और वर्षा जब आप लिखें तो या तो वर्षा के वो स्थान आप ड्रॉ कर लीजिए, या फिर जो वितरण है वर्षा का, डिस्ट्रीब्यूशन 2.5 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर, उसको भी आप ड्रॉ करके लिख सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखना है सबके बारे में कि तापमान परिस्थितियां उत्तर भारत में ज्यादा कम होती है और दक्षिण भारत में ज्यादा तापमान होता है, रीजंस लिख सकते हैं। दाब 1013 से 1019 MB के बीच में उच्च दाब, वायुमंडलीय स्थायित्व की स्थिति, उत्तर पूर्वी मानसून पवनें होती हैं, शुष्क होती हैं, वर्षा नहीं करती हैं, ये चीजें। रेनफॉल में 3 जगह होती है वर्षा, यहाँ होती है, इस वजह से होती है, वो लिख के लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट में आपको लिखना है अतः। ये जो शॉर्ट में जो हमने लिखा था पॉइंट, वही अतः करके लिख सकते हैं। अतः शीत ऋतु में कम तापमान, उच्च दाब, शुष्क उत्तर पूर्वी मानसून पवनें तथा स्वच्छ आकाश पाया जाता है। इंग्लिश में भी वही सेम जो शॉर्ट आंसर में लिखा था उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो विंटर में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनका आंसर लिख के देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। कल हम समर कर लेंगे, समर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको देखेंगे। तो चलिए रिवाइज कीजिए तब तक आप, और नोट्स बनाइए। थैंक यू।